Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और इस लेक्चर सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं पिछले एक साल के। तो चलिए आज अपने लेक्चर में इकोनॉमी से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल इश्यूज़ को ख़त्म किया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पिछले वाले लेक्चर्स में जाके आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें थी न्यूज़ में। तो सबसे पहला आता है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। तो जो गवर्नमेंट लोन लेती है उस पर एक पेपर रिलीज़ होता है जिसको हम स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट बोलते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये स्टेटस पेपर है क्या? ये डेट मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना लोन है, जो अपना उधार है, उसको कैसे मैनेज करती है उसके बारे में इसमें पॉइंट्स लिखे रहते हैं और उसमें दिया रहता है, रिकमेंडेशन दिए रहते हैं इसमें, ठीक है। और क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि भाई टैक्स बढ़ा के हमको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है, या हमको गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके हम पैसा उठाएंगे मार्केट से, तो कैसे करना है, उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, वो सब इस स्टेटस पेपर में होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट डेट बेसिकली जो गवर्नमेंट लोन उठाती है उससे क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, और क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो भाई गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा लोन उठा रही है मार्केट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मान लो पैसा चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट पैसा कैसे रेज़ कर सकती है? या तो टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट, है ना। तो लेट से मान लो टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो उसके पास ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा, तो उनका बेसिकली फिस्कल डेफिसिट ब्रिज हो जाएगा, है ना। और उनके पास पैसे आ जाएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि भाई जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उसको इशू करके गवर्नमेंट जो है पैसा रेज़ कर सकती है, ठीक है। और अपने जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, जैसे PSUs के जो एसेट्स हैं, है ना, उसको मोनेटाइज़ करके गवर्नमेंट पैसा रेज़ कर सकती है ना। तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा रेज़ कर सकती है, ठीक है। तो मान लो गवर्नमेंट RBI से बोरो भी कर सकती है ना, RBI से भी बोरो कर सकती है। तो मान लो अभी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है ना, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है। तो लोग क्या सोचते हैं कि यार, लोग ये सोचते हैं अभी फिस्कल डेफिसिट हाई है तो गवर्नमेंट जो है इस फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज कैसे करेगी, इन्हीं वेज से करेगी। तो लोग सोचते हैं कि यार जो टैक्स है बाद में बढ़ेगा तो अभी पैसा बचा लो, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार अभी फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है ना, और बाद में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो अभी हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट आ सकता है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट डेट से, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को केटर करती है, फिस्कल कैपेबिलिटीज़ दर्शाती है कि मान लो गवर्नमेंट ने बहुत लोन ले रखा है, ठीक है। तो उसका लोन रीपे करने का कैपेसिटी है भी कि नहीं है ना। मान लो गवर्नमेंट ने बहुत लोन ले रखा है और वो रीपे नहीं कर पा रही, तो उसकी सोवरेन रेटिंग जो है वो गिरा दी जाती है ना, कि गवर्नमेंट को बाकी आगे फिर लोन नहीं मिलेगा। बाहर से जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स आती हैं, या फिर गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है या IMF से लोन लेता है, वो नहीं ले पाएगा अगर सोवरेन रेटिंग उसकी ख़राब हो गई। तो समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट डेट से ही इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली इसमें दिया रहता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कैसे मेजर करती है? तो भाई हमने देखा था कि इकोनॉमी के लेक्चर्स जो चल रहे हैं हमारे सीरीज़ में, उसमें हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को मेजर करना होता है तो क्या हम इन्फ्लेशन को अगर हमको कंट्रोल करना होता है तो हम क्या करते हैं? मनी सप्लाई कम करते हैं मार्केट से, है ना। तो मनी सप्लाई अगर हमको कम करनी है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है? गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज़ कम कर सकती है ना। गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसको डिक्रीज़ कर दे, ताकि लोगों के पास क्या पैसा हाथ में कम रहे, है ना। ये कर सकती है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है ताकि पैसा कम रहे, अगेन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं डेट से। तो पहला है डेट टू GDP रेशियो। अब डेट टू GDP रेशियो एज अ नेम सजेस्ट क्या होता है? लोन जितना गवर्नमेंट ने ले रखा है एज अ पार्ट, मतलब कितना परसेंटेज है वो GDP का, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने कुछ करोड़ों में लोन ले रखा है ना, और GDP भी करोड़ों में है, मान लो लेट से, तो कोई परसेंटेज होगा GDP का, है ना। तो वही दर्शाता है ये डेट टू GDP रेशियो। सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंट्रीज डेट टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया। ये क्या इंडिकेट करता है
ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी कितनी है उसको पे करने की। मान लो कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत हाई है। अगर डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है। जीडीपी उतना है नहीं, है ना, गुड्स और सर्विसेज उतने प्रोड्यूस हो नहीं रहे, बट डेट बहुत ज़्यादा है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज उतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स आता है 18% लगता है ना। जब जीडीपी डाउन रहेगा तो वो टैक्स भी कम लगेगा, है ना, वो टैक्स भी गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भाई गवर्नमेंट ने डेट तो ले रखा है बट उसका रीपे करने का कैपेबिलिटी कितना है, क्या जीडीपी उसके करस्पॉन्डिंग उतना है जितना गवर्नमेंट ने डेट ले रखा है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं डेट टू जीडीपी रेशियो से। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म है रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क क्या होता है कि यार मान लो आपने कोई लोन ले रखा है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, और गवर्नमेंट वो लोन रीपे अभी नहीं कर पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से लोन उठाती है और उसको रीफाइनेंस करती है, ठीक है। इसी लोन को पे करने के लिए अलग लोन उठाती है जिसको एवरग्रीनिंग भी टाइप्स ऑफ एवरग्रीन टाइप भी बोलते हैं। तो इसमें जो रिस्क एसोसिएटेड होता है ना उसको हम बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क मतलब कि भाई जो रिस्क एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग और डेट, specifically that the interest charge for a new loan will be higher than that of the old loan. Generally, greater the short term maturity debt, greater the borrower's rollover risk. ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट ने पहले लोन ले रखा था, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने पुराना लोन रिपे किया नहीं है, नया लोन फिर से ले लिया, तो ये जो लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो ज़्यादा होगा क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि यार पहले पुराना वाला लोन तो रिपे कर नहीं रहा है ना, यहाँ पे रिस्क हमारे पास ज़्यादा है ना, क्योंकि पुराना लोन रिपे हुआ नहीं है, अभी नया लोन फिर से ले रही है गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली रिस्क एसोसिएटेड है जो कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिस्क होगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं ना उनमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जनरली जो लॉन्ग टर्म वाले लोन्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। तो रोल ओवर रिस्क बेसिकली ये होता है कि अगर आप रीफाइनेंस कर रहे हो अपनी डेट को, आपकी डेट बहुत ज़्यादा है ना, आपके पास उतना रेवेन्यू आ नहीं रहा है बाहर से, तो आप क्या करोगे, और पैसा उठाओगे आरबीआई से, आप और पैसा बोरो करोगे, ठीक है, आरबीआई से आप और पैसा बोरो करोगे इसको रीफाइनेंस करने के लिए। तो उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं रोल ओवर रिस्क, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोल ओवर रिस्क। फिर एक आता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यही होता है कि मान लो गवर्नमेंट ने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से बाहर से लोन लिया है या फिर किसी भी कंट्री से लोन लिया है, लेट से फॉर एग्जांपल मान लो वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मान लो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, ठीक है। अब ये लोन जो मिलता है गवर्नमेंट को वो डॉलर्स में मिलता है ना, और जो डॉलर होता है उसका कुछ पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, जैसे मान लो $1 जो है दैट इज़ इक्वल टू लेट से 70 रुपीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो पे करती है ये रुपए में पे करती है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू डॉलर्स। मान लो अगर गवर्नमेंट ने $2 का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो गवर्नमेंट 140 रुपये देगी अगर एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या एसोसिएटेड है, इसमें रिस्क एसोसिएटेड ये है कि मान लो कल को डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, मान लो कल को डॉलर का वैल्यू जो $1 पहले 70 रुपये था, अब वही वो $1 जो है वो 80 रुपये हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को तो 160 रुपये पे करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को पे तो $2 ही करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को 160 रुपये पे करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये जो रिस्क एसोसिएटेड होता है ना एक्सचेंज रेट का, इसको हम बोलते हैं करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। वो रिस्क होता है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट से वेरी करता है, समझ में आ रहा है। वो रिस्क जो ये मान लो करेंसी अप्रिशिएट हो गई या डेप्रिशिएट हो गई, उससे जो अमाउंट ऑफ लोन चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स। अब आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, है ना, आपको लोन जो आपने ले रखा है उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, अब डिवाइडेड बाय आपके पास रेवेन्यू आ कितना रहा है उसको पे करने के लिए। आपके पास जितना रेवेन्यू आएगा उसी, आपके पास जितनी रिसीप्ट्स आएंगी उसी से तो आप लोन का इंटरेस्ट रीपे करोगे। तो ये क्या दिखाता है, ये दर्शाता है कि भाई गवर्नमेंट के पास इतनी रिसीप्ट्स आ रही हैं कि वो कम से कम इंटरेस्ट तो पे कर पाएँ, समझ में आ रहा है। अगर यही नहीं पे कर पा रहा है तब तो बहुत ही बुरी हालत है, समझ में आ रहा है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड टूवर्ड्स द डेट टू द रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो आपने लोन ले रखा है, जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको रीपे करने के लिए क्या उसके पास इतनी रिसीप्ट्स आ रही हैं, उसके पास क्या इतना पैसा टैक्स के थ्रू या फिर अपने सर्विसेज को सेल करने के थ्रू क्या इतना पैसा आ रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट को कवर कर पाएँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट टू रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है। पहला है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट ये देखो दो टाइप के रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट क्या होता है कि मान लो भाई जैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, मान लो आपने हाउस लोन लिया, आपको
6% पे लोन मिल गया। ये 6% फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपका टेन्योर है, मान लो आपने 30 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो ये 30 साल के लिए ये जो लोन का परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट, ये 6% ही रहेगा, ठीक है। फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोट कर रहा है, पानी पे कोई चीज़ फ्लोट करती है, पानी पे कोई चीज़ फ्लोट करती है तो क्या वो स्टेबल रहती है? कोई नाव पानी पे फ्लोट करती है तो वो मूव करती रहती है ना, मूव करती रहती है मतलब मान लो ये जो शिप है वो इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा मतलब चेंज होता रहेगा वो इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो मान लो हो सकता है आपने लोन जो लिया हो, होम लोन को 6% पे लिया हो, ठीक है, बट वो मार्केट से एसोसिएटेड है, मार्केट से मतलब मार्केट के फोर्सेस से ये इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब हो सकता है 1 साल बाद ये इंटरेस्ट रेट 7% हो जाए, हो सकता है उसके अगले साल ये 5% हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब ये चेंज हो रहा है, ये फ्लोट हो रहा है, ठीक है, ये स्थिर नहीं है, स्थिर मतलब सेम नहीं है, ये फ्लोट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रेट, ठीक है। अब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स भाई एक गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो क्या करती है, आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, है ना, और उस पर एक कूपन मिलता है आपको, मतलब कि मान लो आपने बॉन्ड खरीदा 10 साल के लिए, ठीक है, अब उस बॉन्ड में ये लिखा रहता है कि इसकी फेस वैल्यू मान लो 100 रुपये है, तो आप जब बॉन्ड वापस करोगे तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल से लेकर 10 साल तक, 1 साल से लेकर 10 साल तक आपको कूपन मिलेंगे। कूपन मतलब ये एक इंटरेस्ट पेमेंट का ज़रिया होता है कूपन। तो मान लो हो सकता है इस बॉन्ड में ऐसा लिखा हो कि आपको हर साल 10 रुपये का कूपन मिलेगा, ठीक है, तो आपका जब पहला साल एंड होगा तो आपको एक कूपन मिलेगा जिसमें आपको 10 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे साल में फिर 10 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनको हम बोलते हैं कूपन्स। कूपन्स आर बेसिकली अ वे टू पे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, समझ में आ रहा है? तो जब आप बॉन्ड वापस करोगे तो आपको 100 रुपये तो मिला ही मिला, साथ में ये कूपन भी मिले आपको, ठीक है, तभी तो फ़ायदा होगा ना आपको। नहीं तो आप 100 रुपये का बॉन्ड ले रहे हो और 100 रुपये में 100 रुपये ही आपको मिल रहा है 10 साल बाद, तो फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ से? आपको इंटरेस्ट रेट तो कमाना है ना। तो इंटरेस्ट रेट कैसे मिलता है? इंटरेस्ट रेट थ्रू कूपन्स मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है, हर साल एक कूपन देती है, 10 रुपये का हो सकता है, मान लो 100 रुपये का बॉन्ड है तो 10 रुपये का आपको कूपन मिल गया 1 साल बाद, फिर दूसरे साल में 10 रुपये का फिर बॉन्ड कूपन मिल गया। तो इस टाइप से इस पे जो रेट होता है ना, मान लो ये 10 है, 10 रुपये मिल रहा है आपको 100 रुपये के बदले, तो ये 10% हुआ ना इसका, तो ये 10% हो गया कूपन रेट। कूपन रेट मतलब कितना परसेंटेज ऑफ मनी मिल रहा है आपको फेस वैल्यू का, दैट इज़ कॉल्ड कूपन रेट। समझ में आया? कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट क्या होता है कि मान लो आपका बॉन्ड जो है वो 100 रुपये का है, ठीक है, और आपको कूपन मिल रहा है 10 रुपये का। 10 रुपये मतलब एज ए इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, जो आपने 100 रुपये लोन दिया है सरकार को, उस पर आपको जो सरकार है वो इंटरेस्ट पे कर रही है 10 रुपये का हर साल। तो कूपन रेट क्या हो गया? कूपन रेट हो गया 10%। समझ में आया? इसको बोलते हैं कूपन रेट। अब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसमें ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता रहता है। मान लो पहले साल आपको 10 रुपये मिला, दूसरे साल आपको 20 रुपये मिल गया, तो कूपन रेट 20% हो गया। तो ये चेंज हो रहा है ना, ये फ्लोट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट फ्लोट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जिसमें आपको वेरिएबल अमाउंट ऑफ कूपन्स मिलते हैं। फिर दूसरा आता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये तो हमने कितनी बार पढ़ा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और इसमें से हम वो रिसीट माइनस कर देते हैं जो डेट कैपिटल रिसीट्स होती हैं, तो इसमें सिर्फ हम नॉन डेट रिसीट्स को काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रिसीट्स में क्या आएगा, एक रेवेन्यू रिसीट्स आएगा, है ना, रेवेन्यू रिसीट्स, और फिर एक क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट्स में हम वो वाली रिसीट्स इंक्लूड नहीं करते हैं जो डेट रिसीट्स होती हैं। 2 टाइप की रिसीट्स होती हैं, एक होती है डेट कैपिटल रिसीट्स और एक होती है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। तो इसमें हम सिर्फ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स को इंक्लूड करते हैं, ये ध्यान रखना, सिर्फ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स को इंक्लूड करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जो हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है वो क्या होता है, जो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। समझ में आ रहा है? नॉन डेट मतलब जो लोन वाली रिसीट्स नहीं है। समझ में आ रहा है? मान लो वर्ल्ड बैंक से सरकार ने लोन लिया, तो वो भी तो सरकार को पैसा मिला ना, तो वो भी एक रिसीट है, बट वो हम फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ गया? उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद एक शॉर्ट टर्म डेट आता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि जो 1 साल से जिसका कम मैच्योरिटी है, ठीक है, जो सरकार ने कोई ऐसे लोन ले रखे हैं जिसको उसको 1 साल में रीपे करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम वाली, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स उसको रीपे करना है। उसके बाद एक आते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स भी एक शॉर्ट टर्म तरीका है पैसे रेज करने का, ये ध्यान रखना। ट्रेजरी बिल्स भी हैं वो शॉर्ट टर्म ही होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से इसका कम मैच्योरिटी होता है, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको रीपे करना है। अब इसमें वेरिएंट्स होते हैं, जैसे 91 डेज़ का होता है, 182 डेज़ का होता है और 364 डेज़ का होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मान लो पैसा रेज़ करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में,
तो वो क्या करेगी, वो ट्रेजरी बिल इशू करेगी। और ये जो ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं ये कौन सी मार्केट में होते हैं, ये मनी मार्केट में इशू होते हैं। ये ध्यान रखना, दो टाइप की मार्केट होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होती है वो 1 साल से कम जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं। और जो कैपिटल मार्केट में होता है, कैपिटल मार्केट में 1 साल से जो टेन्योर जिसका ऊपर होता है वो वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल इशू करना है तो वो कहाँ इशू करेगी, वो मनी मार्केट में करेगी। समझ में आ रहा है, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल इशू करेगी और उसके थ्रू पैसा रेज करेगी पब्लिक से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। अब इससे और छोटे बिल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स। जो यहाँ पे चीज़ 91, 182 और 364 डेज़ के लिए थी, यहाँ पे वो चीज़ 14 दिन के लिए होती है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स जो हैं ये पब्लिक को इशू होते हैं, ठीक है। पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक चीज़ बताना भूल गया, ये बेसिकली डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डिस्काउंटेड मतलब कि मान लो आपका बिल जो है वो 100 रुपये का है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। फेस वैल्यू 100 रुपये का मतलब मान लो आप जब वो बिल लेके जाओगे गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट आपको 100 रुपये वापस करेगी, ठीक है। बट गवर्नमेंट आपको ये, जब आप ले रहे होते हो तो गवर्नमेंट आपको ये 100 रुपये में नहीं देती है, हो सकता है गवर्नमेंट आपको ये 70 रुपये में दे, ठीक है। तो आपने लिया तो ये 70 रुपये में, जब आप ये वापस करोगे तो आपको कितना मिल गया, 100 रुपये मिल गया वापस, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आया, जितना परसेंटेज ये डिफरेंस आया, जितना आपने गेन किया 30 रुपये, ये हो जाता है आपका प्रॉफिट इसमें, ठीक है। तो डिस्काउंटेड मतलब जब आपको ये इशू हो रहा है तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में इशू होगा और जब आप वापस करोगे तो आपको फेस वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे ना 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स। ये जो 14 डे का इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल होता है ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को इशू होता है, ये नॉन मार्केटेबल होता है। नॉन मार्केटेबल मतलब कि ये पब्लिक को इशू नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ये पब्लिक को इशू नहीं होता है, ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के लिए होता है, ठीक है। तो उन्हीं को इशू करके गवर्नमेंट ये पैसा रेज करती है। मान लो सेंटर को पैसा रेज करना है, ठीक है। तो जब वो 14 डे का इंटरमीडिएट बिल इशू करेगी तो वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को इशू करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा देती है। मान लो जो पब्लिक, जो ट्रेजरी बिल्स में पब्लिक कर रही थी, जो आप और मैं कर रहे थे, वही 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल में कौन करेगा, स्टेट या फिर सेंट्रल बैंक करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई मान लो अगर स्टेट के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो वो डिप्लॉय कर सकती है इसमें, वो सेंटर को दे सकती है और उस पर इंटरेस्ट कमा सकती है, ठीक है। एक तो बेनिफिट यही हो गया स्टेट के लिए, ठीक है। तो अगर सरप्लस कैश है किसी के पास, सेंट्रल बैंक के पास है या स्टेट के पास है, तो वो यहाँ पे इस चीज़ को डिप्लॉय कर सकती है, ठीक है। चलो अब रीसेंट ट्रेंड्स की बात करते थे। अभी ये स्टेटस ऑफ पेपर की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट डेट का पेपर आया है ना उसी के बारे में बात हो रही है, तो ट्रैक मत लूज़ कर देना। तो अब गवर्नमेंट डेट की बात करते हैं, थोड़ा ट्रेंड देख लेते हैं। तो ट्रेंड ये कंपेयर किया है इन्होंने 17-18 का और 18-19 का। ये ध्यान रखना 19-20 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 19-20 में तो कोरोना चल रहा था। तो ये सारे जितने भी डेट हैं 19-20 में, जितने भी डेट है सब इंक्रीज़ हुए हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोन लिया है, स्टेट को क्रैश क्रंच हुआ है तो स्टेट ने भी लोन उठाए हैं। तो ये सिर्फ हम 17-18 और 18-19 की बात कर रहे हैं, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम पब्लिक डेट की बात करें तो वो डिक्रीज़ हुआ है, इंटरनल डेट डिक्रीज़ हुआ है, मार्केटेबल डेट डिक्रीज़ हुआ है, नॉन मार्केटेबल डेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। हमने बात किया था ना पीछे, नॉन मार्केटेबल डेट क्या है, नॉन मार्केटेबल डेट वो है जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स को इशू होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल डेट डिक्रीज़ हुआ है, जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी डिक्रीज़ हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई थी, कोरोना आने से पहले की बात है ये सब, है ना। ऐसे मत सोच लेना कि भाई लाइबिलिटी कैसे डिक्रीज़ हो गई, फिजिकल डेफिसिट तो 9.6% पहुँच गया था तो फिर कैसे लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। वो 19-20 की बात है जब कोरोना आ गया था, है ना। कोरोना से पहले की हम ये कंपैरिजन करें पिछले 2 साल का, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई थी, फिर जनरल जो भी है वो डिक्रीज़ हुआ था। मतलब सब कुछ अच्छे ट्रैक पे चल रहा था कोरोना आने से पहले, ठीक है। अब हम इंडिया की अगर परफॉर्मेंस देखें डेट सस्टेनेबिलिटी पे, डेट सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट की लोन रीपे करने की क्षमता कितनी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने लोन तो ले रखा है बट क्या वो उसको रीपे कर पाएगी। अगर वो उसको रीपे कर पाएगी, अगर उसके पास इतना रेवेन्यू आ रहा है कि वो उसको रीपे कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कि डेट जो है हमारा वो क्या है, सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है मतलब हम उसको अब रीपे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने ऐसा डेट, इतना सारा डेट ले रखा है कि वो उसको रीपे करने के लाले पड़ रहे हैं, उसको कर ही नहीं पा रही रीपे, तो वो एक सस्टेनेबल डेट नहीं है। समझ में आया। तो ये अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ है। तो जैसे हमने बात किया ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था एज़ कम्पेयर टू 12-13। अब 12-13 से हम बात करें तो 12-13 वाला जो साल है तब से लेकर 18-19 तक, अगेन मैं बता रहा हूँ ये 18-19 तक की हम बात कर रहे हैं, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो डिक्रीज़ हुआ था। पिछले साल ये इंक्रीज़ हो गया, 19-20 में ये इंक्रीज़ हो गया क्योंकि कोरोना आ गया, है ना। तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लोन लेना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। शॉर्ट टर्म डेट की बात करें तो वो सेफ लिमिट्स में थी, है ना। बस वो 2005 से
12 के बीच में 2005 में कुछ राइज हुआ था, उसके बाद वो स्टेबलाइज हो गई, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेप्ट इज़ इन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो हमने वो बात किया था ना, फ्लोटिंग और फिक्स। फ्लोटिंग मतलब जिसमें इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। फ्लोटिंग जो वेरी करेगा वो कब करेगा? वेरी तब करेगा जब गवर्नमेंट ने बाहर से ज़्यादा लोन ले रखा है ना। जब गवर्नमेंट बाहर से ज़्यादा लोन लेगी तो इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन का खतरा रहता है। उस खतरे की वजह से फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लोटिंग बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट डेट है वो इंटरनल डेट है, मतलब गवर्नमेंट ने डोमेस्टिकली उठाया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स के थ्रू या फिर आरबीआई से पैसा लेके, है ना। तो वो मोस्ट ऑफ द जो डेट है गवर्नमेंट का वो अंदर से ही आया है, विद इन द कंट्री आया है। एक्सटर्नल डेट बहुत कम है गवर्नमेंट का, इसीलिए जो रेट है वो फिक्स रहता है और जो रिस्क है वो भी कम है, ठीक है। लो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेट मैंने बता ही दिया। दिस इम्प्लाइज दैट द करेंसी रिस्क एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ डेट पोर्टफोलियो टू वॉयलेट द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इज नॉट सब्सटैंशियल, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि सिंस हमारे जो एक्सटर्नल डेट है ना, जो हम बाहर से लोन लेते हैं वो बहुत ही कम है, तो हमारा जो डेट है वो सस्टेनेबल है बेसिकली, है ना। हम रीपे उसको कर सकते हैं क्योंकि हमने अपनी ही कंट्री से उठाया है उसको, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट की डेट की बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है स्टेट का वो डिक्रीज़ हुआ था मार्जिनली, अभी बढ़ गया है। अगेन मैं बता रहा हूँ ये 18-19 की बातें हैं ना। शेयर ऑफ पब्लिक डेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है ना, पब्लिक से ज़्यादा पैसा उठाया है एज़ कम्पेयर टू बाकी सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये परसेंटेज आप दिमाग में रख सकते हो, 19.1% जीडीपी का, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ पूछता नहीं है, बट आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए कि ये जो है ये जो है पब्लिक डेट, वो जो शेयर है पब्लिक डेट का वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। शेयर ऑफ मार्केट बोरिंग्स वो भी इंक्रीज़ हुआ है। जो नेशनल सेविंग्स फंड से जो बोरिंग होती है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो जो मार्केट से गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है वो इंक्रीज़ हुआ है। जो नेशनल सेविंग स्कीम से गवर्नमेंट पैसा यूटिलाइज़ करती है वो कम कर रही है, अब वहाँ से यूटिलाइज़ करना, ठीक है। सेंटर के जो लोन्स हैं स्टेट को वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद जो हाँ, इसमें ये जो लोन्स हैं सेंटर के टू द स्टेट वो डिक्रीज़ हो रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब सेसेज एंड सरचार्ज की बात करते हैं। तो सेस क्या होता है? सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है? देखो, दोनों ही टैक्स होते हैं। अब देखो, सरचार्ज क्या होता है कि मान लो जैसे आपके ऊपर हम मान लो जो ऊपर वाली ब्रैकेट है उसमें 25% टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो 25% इनकम पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। जो हायर ब्रैकेट है, जो मान लो 50 लाख से ऊपर वाले लोग हैं, जो जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है सॉरी, उनके ऊपर 25% टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सिंस दे आर वेरी रिच, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर 10% सरचार्ज लगाती है। 10% सरचार्ज मतलब कि जो टैक्स कंप्यूट हुआ है, ये जो 25% टैक्स आया है, इसके ऊपर 10% लगता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपका टैक्स जो है वो 100 रुपये था, ठीक है। आपका टैक्स अमाउंट 100 रुपये है, ठीक है। इसके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। 10% सरचार्ज मतलब 10 रुपये। तो टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी होगा वो आपका क्या बन जाएगा, 110 रुपये। समझ में आ गया? 110 रुपये, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 1000 रुपये आपका इनकम है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपका 1000 रुपये इनकम है, ठीक है। अब इस पर आपको टैक्स लगता है 10%, ठीक है। नॉर्मली आपको टैक्स लगता है 10%, ठीक है। तो आप 10% टैक्स लगाते हो, कितना आया? 10% टैक्स लगाओगे तो 10% आप टैक्स लगाओगे तो 100 रुपये आ गया, है ना। 100 रुपये आ गया। अब इसके ऊपर ये जो टैक्स कंप्यूट हुआ है आपका, इसके ऊपर सरचार्ज लगता है 10%। तो ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये यहाँ पे 10% नहीं लग रहा है, ये टैक्स ऑन टैक्स है। टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, दैट इज सरचार्ज, दैट इज इक्वल टू, तो ये टोटल जो होगा वो 110 रुपये लग जाएगा, ठीक है। ये होता है सरचार्ज, ठीक है। सेस भी ऐसा ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सेस कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगता है। पर्टिकुलर पर्पस, मान लो गवर्नमेंट एक एजुकेशन सेस लगा रही है। अब एजुकेशन सेस लगा रही है मतलब कि इससे जो पैसा आएगा वो सिर्फ एजुकेशन पे ही खर्चा हो सकता है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट हेल्थ सेस लगा रही है, ठीक है। तो जो इससे पैसा आएगा वो सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्चा होगा। तो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए सर्व करता है, और जैसे ये पर्पस ख़त्म हो जाता है इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये एक टेम्पररी चीज़ है, ठीक है, सेस। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज एक परमानेंट टाइप की चीज़ है, मतलब कि जो सरचार्ज है वो ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं लगता है कि जैसे एजुकेशन के लिए लग रहा है या हेल्थ के लिए लग रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता है। ये बस एक नॉर्मल चीज़ है जो गवर्नमेंट लगाती है हायर ब्रैकेट पे, बेसिकली जो मान लो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है, ठीक है, उन पे लगता है सरचार्ज, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका क्या है कि जो शेयर ऑफ स्टेट्स है, अब ये जो सेस और सरचार्ज आता है ना, ये जो सरचार्ज आता है सेंटर के पास, उसको जो टैक्स होता है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास, जो भी टैक्स आता है इनफैक्ट, उसको सेंटर शेयर करता है स्टेट्स के थ्रू, ठीक है।
जैसे आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करती है कि कितना सेंटर जो है वो स्टेट को पैसा देगा, है ना। तो अभी प्रेजेंटली जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने 41% रिकमेंड किया है कि सेंटर से स्टेट को पैसा 41% जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सरचार्ज वगैरह आता है, सरचार्ज जो आता है, जो टैक्स वगैरह आता है सेंटर के पास, वो सेंटर शेयर करता है किसके साथ, स्टेट के साथ। तो वो जो शेयर है वो कम हुआ है, डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस जो सेंटर देता है स्टेट्स को, वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 36% टू 32% इन फिजिकल ईयर 20, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 270 अलाउज द सेंटर टू लेवी सेसेस एंड सरचार्ज विद द सेंटर विच द सेंटर नीड नॉट शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो नॉर्मल टैक्स तो गवर्नमेंट जो सेंटर है वो शेयर करता है, ठीक है। बाकी ये जो सेस और सरचार्ज है जो एडिशनल लगता है, वो ज़रूरी नहीं है सेंटर स्टेट के साथ शेयर करे, ठीक है। ये कहाँ दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 217, ठीक है। वाइल सेसेस आर इम्पोज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सरचार्ज आर अ टैक्स और टैक्सेस, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत सेस हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, हेल्थ सेस हो गया, है ना। सरचार्ज ऑफ 10% इज लेविड इफ द इनकम इज मोर देन 50, जैसे मैंने बताया 50 लाख के ऊपर 10% सरचार्ज लगता है। टैक्स तो लग ही रहा है उस ब्रैकेट में, जो 25 या 30% टैक्स है वो तो लग ही रहा है। अब ये जो टैक्स कंप्यूट हुआ है इसके ऊपर 10% फिर और लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरचार्ज। इन सरचार्ज देयर इज नो नीड टू स्टिपुलेट द पर्पस, है ना, कोई पर्पस नहीं होता एट द टाइम ऑफ लेवी। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन टू यूटिलाइज द प्रोसीड्स ऑफ द सरचार्ज फॉर विच एवर पर्पस इट डीम्स फिट। समझ में आ गया ना कि सेस जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, जो सरचार्ज होता है वो किसी ऐसा ज़रूरी नहीं कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए सेंटर उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। अब स्टेट का इसमें कंसर्न क्या है, स्टेट का इसमें कंसर्न है कि यार ये जो है ये परमानेंट नेचर का है, ये जो सरचार्ज है ये परमानेंट नेचर का बन गया है ना। बोलते हैं हम सेस को परमानेंट टेम्प्रेरी हैं, बट ये भी परमानेंट बनता चला जा रहा है। जो है सेंटर है वो हटाता ही नहीं है, और ये जो आ रहे हैं सेंटर के पास पैसा, इसको ये शेयर भी नहीं करता है हमारे साथ, ठीक है। तो सेंटर यूजिंग द सेस एज अ टूल टू एंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट सच एज सेस ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर और जो सैनिटेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इस पर स्टेट का कंट्रोल है, इस चीज़ पे टैक्स लेवी करना या दुनिया भर की चीज़ लेवी करना। अब अगर सेस सरकार लगाती है तो अब सेस तो इसके कंट्रोल में, सेंटर के कंट्रोल में, तो ये जो सेस का पैसा है वो कहाँ चला जाता है, सेंटर के पास चला जाता है। तो स्टेट्स बोल रहे हैं कि भाई आप सेस लगा के हमारी डोमेन में एंटर कर रहे हो, ये हमारा पोर्टफोलियो है, इसमें आप ये सेस वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये स्टेट के कंसर्न है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब FRBM एक्ट की बात करते हैं। तो FRBM एक्ट क्या है, बेसिकली FRBM एक्ट बेसिकली डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात करता है, ठीक है। जैसे कि नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल मतलब मनी को सरकार जो है वो कैसे मैनेज करती है, अब जो उसके पास पैसा आ रहा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको कैसे मैनेज करती है, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट में क्या दिया गया है, इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में कुछ टारगेट्स हैं जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अपने जो फिस्कल डेफिसिट है, जितना भी डेफिसिट है टोटल मिला के उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जो अभी FRBM एक्ट आया था, ठीक है, उसमें क्या क्या टारगेट्स हम देख लेते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट को बेसिकली रिड्यूस करना था 18-19 तक 3.4% से लेकर अभी इसको टारगेट 2024-25 या 2021 में 3% था। ऑब्वियसली अभी ये बहुत बढ़ गया है क्योंकि कोरोना आ गया था, ये अराउंड 9.6% हो गया था फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो अभी ये जो है ये इसमें नहीं है, मतलब ये ऑब्वियसली टारगेट अचीव नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना आ गया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट को ज़ीरो करना था, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं, जो पिछली सरकार ने इंटरेस्ट जो लोन्स लिए होंगे ना उस पर सरकार इंटरेस्ट पे करती है। मान लो मोदी जी से पहले जो गवर्नमेंट थी, है ना, उसने कोई लोन ले रखा था, पर उस पर इंटरेस्ट जो है वो लोन तो अभी तक चल रहा है, वो जो इंटरेस्ट है वो अभी तक मोदी सरकार पे कर रही है ना। तो ये इसके एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा। क्यों? एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट में काउंट होगा पर प्राइमरी डेफिसिट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो एक्चुअल डेफिसिट करंट गवर्नमेंट का रिफ्लेक्ट करता है कि करंट गवर्नमेंट जो है उसने कितना खर्चा किया है। समझ में आ रहा है? ये इंटरेस्ट तो यार वो पिछली गवर्नमेंट का था, उस पर हम पे कर रहे हैं, ये हमारा गलती थोड़ी है कि पिछली वाली गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था, है ना। तो उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। जो फिजिकल डेफिसिट होती है, जब उस फिजिकल डेफिसिट में से जब हम जो पुराने वाले जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आता है, ठीक है। तो उसको हमको ज़ीरो करना था। रेवेन्यू डेफिसिट को एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। यूनियन डेट टू जीडीपी जो है वो 2019 में 48% है, उसको डिक्रीज़ करने की बात की गई थी 40% तक, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट जो 2019 का डेटा है हमारे पास उसमें ये 48% था। टोटल डेट टू जीडीपी जो है, टोटल मतलब यूनियन प्लस स्टेट का जो डेट है मिला के, उसको हमको 60% करना था, ये हमारा टारगेट था, ठीक है।
अब इसमें एक एस्केप क्लॉज भी ऐड किया गया था। एस्केप क्लॉज क्या होता है, मतलब जैसे मान लो कोई कैलामिटी आ गई, जैसे मान लो यही है कोविड-19 आ गया, ठीक है, पैंडेमिक आ गया, तो उसमें ऑब्वियसली जो टारगेट है 3% का वो अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए इसमें प्रोविज़न था कि आप इसको 0.5% से डेविएट कर सकते हो। मतलब आपको करना तो 3 है, बट 3.5% होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो कहाँ 3.5% से तो कितना ऊपर बढ़ गया है ना, 9.6 हो गया। तो ये एस्केप क्लॉज तो बहुत ही पीछे छूट गया इसमें। तो ये रखा गया था एस्केप क्लॉज नॉर्मल कैलामिटी के लिए, जैसे मान लो कहीं साइक्लोन वगैरह आ गया तो सेंटर को ज़्यादा पैसा देना पड़ा, तो वहाँ फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, तो इसमें 0.5% का डेविएशन रखा गया था कि आप 0.5% इसमें डेविएट कर सकते हो, मतलब 3.5% भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्वियसली कोविड जैसी महामारी तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, है ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रिज हो गया, ठीक है। अब कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं FRBM एक्ट की, उसको भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो मकसद हमने देख लिया FRBM एक्ट का क्या था कि फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म कर देना, है ना, ये मकसद था किसका, FRBM एक्ट का। अब इसमें 3 पॉलिसी स्टेटमेंट है। पहली है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो ये जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, ये क्या करती है, ये बेसिकली 3 ईयर का टारगेट देती है। जो हमने पीछे टारगेट देखे ना 2024 से 2025 तक हमको 3% करना है, तो ये सब टारगेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और ये एग्जामिन करती है कि ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है और जितना गवर्नमेंट के पास आ रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो जितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीव्ड आ रहा है, क्या वो अपने एक्सपेंडिचर को कवर कर पा रही है उससे, वो ये देखती है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये क्या एग्जामिन करती है कि वेदर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फाइनेंस टू द रेवेन्यू रिसीव्स ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस एंड हाउ प्रोडक्टिवली कैपिटल रिसीव्स इंक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग्स आर बीइंग यूटिलाइज। समझ में आ रहा है। तो जो गवर्नमेंट पैसा ले रही है मार्केट से, जो गवर्नमेंट पैसा उठा रही है, वो खर्चा कहाँ हो रहा है, क्या वो फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने में खर्चा हो रहा है, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्चा हो रहा है, या फिर वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को बनाने में खर्चा हो रहा है, एजुकेशन को बढ़ाने में खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो कहाँ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब एनालाइज करता है क्या, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आता है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। अब ये फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट क्या होता है, ये पॉलिसी बेसिकली एग्जामिन करता है कि जो जो गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है ना, या फिर अगर जैसे हमने पीछे एस्केप क्लॉज को देखा था कि 0.5% डेविएशन हो रहा है ना, तो वो डेविएशन क्यों हो रहा है, जो 3% मान लो टारगेट है, अगर 3% अचीव नहीं हुआ, 5% हो गया, तो वो क्यों हुआ, वो उस चीज़ को एग्जामिन करता है, कौन सा, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। उसके बाद आता है एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट क्या होता है, ये मैक्रो इकोनॉमी पे फोकस करता है। मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, जैसे GDP हो गया, कंट्री का GDP हो गया, है ना, कंट्री का फिस्कल डेफिसिट हो गया, तो इन सब को एग्जामिन करता है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये एसेस करता है इकोनॉमी को विद रिस्पेक्ट टू GDP ग्रोथ रेट, फिस्कल बैलेंस क्या है, एक्सटर्नल बैलेंस क्या है, एक्सटर्नल लोन कितना ले रखा है, तो ये सब चीज़ों पे ये जो हमारा FRBM एक्ट है ये एक्सेस करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट याद रखना, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।